पिछले 1.5 घंटों से मेरी ट्रेन एक खाली सुनसान जगह पर रुकी हुई है। 2-3 बार ट्रेन से उतरकर मैंने पूछताछ भी की तो पता चला कि ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ चुकी है, जिसे बनने में फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। पर इतना समय लग जाएगा इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। खैर, मेरे बस में तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा रहा। अंदर ही अंदर मुझे काफी चिंता भी हो रही थी कि मैं किस मनहूस घड़ी में ट्रेन में चढ़ा। तकरीबन और आधा घंटा इंतजार करने के बाद, यानी पूरा 2 घंटा जाया करने के बाद ट्रेन खुली और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। मेरी जान में जान आ गई कि चलो कम से कम अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर के सफर के बाद ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी जहां मुझे उतरना था। ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतरा तो आसपास का नजारा देखकर कुछ पलों के लिए मैं सुन्न-सा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी स्टेशन पर उतरा हूं या फिर किसी कब्रिस्तान में, क्योंकि आसपास मेरे अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था और तो और उस ट्रेन से उतरने वाला भी मैं अकेला ही था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर रास्ता मिलते ही मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर भी नजारा स्टेशन के अंदर जैसा ही था। खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। मैं किसी आदमी की तलाश में आगे बढ़ता रहा, मगर उस रास्ते पर दूर दूर तक, या यूं कहें तो जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ खालीपन ही दिख रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक रोशनी नजर आने लगी। उस पीली सी रोशनी को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो लालटेन की रोशनी है। पर इस सुनसान रास्ते पर वहां लालटेन किसने जलाया होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जो भी हो सकता है वहां जाकर मुझे कोई आदमी मिल जाए। यही सोचकर मैं उस रोशनी की तरफ चल दिया। उस रोशनी के थोड़ा और पास पहुंचने पर मुझे ज्यादा नजर आने लगा तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे जल रही उस लालटेन के पास एक आदमी बैठा हुआ है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तेज कदमों से चलकर उस आदमी के पास जाकर रुका तो पाया कि वो आदमी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी को आवाज देकर उठाया। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी घबराते हुए उठा और बोला, कौन है? इस पर मैंने बोला, जी वो मुझे पुरानी मस्जिद के पास जाना है, तो आप जरा बता सकते हैं कि वो कितनी दूर होगा और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मेरी पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पुरानी मस्जिद? बाप रे बाप, वो तो काफी दूर है। आपको एक स्टेशन बाद उतरना चाहिए था। आप पहले उतर गए। रात में तो अभी आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं काफी चिंता में पड़ गया। एक तो ये अनजान जगह, ऊपर से इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, आज ही पहुंचना जरूरी है क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास एक जगह है जहां आप रात भर रह सकते हैं। ज्यादा भाड़ा नहीं है उस जगह का, बस चाय पानी के लिए 100 रुपए दे दीजिएगा मुझे। मुझे लगा यही ठीक रहेगा। कम से कम इस अंधेरी रात में चलना तो नहीं पड़ेगा
और सुरक्षित भी रहूंगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया, जिस पर उस आदमी ने जमीन पर पड़े लालटेन को अपने हाथ में उठाया और मुझे उसके पीछे चलने के लिए कहा और खुद रास्ते के किनारे जंगलों के अंदर जाने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस घने जंगल के अंदर कौन सा घर होगा, पर चूंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर उस आदमी के पीछे पीछे जंगलों के अंदर जाने पर हम दोनों एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वो घर काफी छोटा था और उस घर की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ कोई रहता भी है? घर की हालत देखकर तो लग नहीं रहा। और ये घर आप ही का है क्या? मेरी इस बात पर उस आदमी ने कहा, जी ये मेरा ही घर है। वो क्या है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है ना जंगल में, तो गंदगी फैल जाती है, बाकी घर अंदर से पूरा साफ है। मैंने सोचा कोई और उपाय तो है नहीं, गंदा भी होगा तो भी रहना ही पड़ेगा। खैर वो आदमी मुझे घर के दरवाजे पर ले गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी उस आदमी के पास थी। उसने ताला खोला और हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। वो घर बाहर से जितना गंदा और टूटा फूटा लग रहा था, अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो घर अंदर से बहुत ही साफ सुथरा था। उस घर में एक खाट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप काफी थक गए हैं, सो जाइए। इतना कहकर वो आदमी अपनी लालटेन को उस कमरे की एक दीवार पर लटकाकर वहां से जाने लगा, तो मैंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। उसके जाते ही मैंने भी दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के पास वाली खिड़की को मैंने खुला रखा हुआ था, क्योंकि मौसम गर्मियों का था तो कमरे में थोड़ी हवा आएगी। जिसके बाद मैं खाट पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में रात के 10 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था 11 बजे का। हालांकि मैं काफी थका हुआ था, मगर फिर भी मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तलक कुछ भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। आमतौर पर तो मैं इतने बजे तक सो जाता हूँ, फिर आज ये क्या हो गया है। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। पहले पहले तो वो आवाज मुझे समझ में ही नहीं आई, पर जब मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई औरत गाना गुनगुना रही है। पर इतनी रात गए यहाँ इस जंगल में कोई औरत क्यों आएगी, मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। पर आवाज तो सच में आ रही थी और यहीं कहीं आसपास में से आ रही थी। मैंने सोचा एक बार उठकर देखना चाहिए, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मगर हैरानी वाली बात कि वहां आसपास कोई नहीं था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर भी देखा, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मजबूरन इसे अपने मन का वहम मानकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद करके खाट पर लेट गया। पर पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे अब ठंड लगने लगी थी, ऐसी ठंड जो सर्दियों में भी नहीं लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गर्मी के मौसम में इतनी तेज ठंड क्यों लग रही है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मगर इतनी जल्दी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, ये भी एक सवाल था। अभी मैं बिस्तर पर पड़े पड़े
ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर कमरे की खिड़की पर गई तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस खिड़की के ठीक बाहर खुले बालों में कोई औरत खड़ी थी। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, मगर उसके हवा में लहराते खुले लंबे बालों को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था। अभी मैं हैरानगी भरी नजरों से उस औरत को देख ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर जल रही लालटेन की लौ एकदम से बुझ गई। मगर ये कैसे हुआ? उस वक्त कमरे के अंदर जरा भी हवा नहीं आ रही थी, फिर लालटेन बुझी कैसे? सब कुछ मेरी समझ से परे था। लालटेन बुझने के बाद कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। तभी अचानक मुझे मेरे सीने पर किसी का भार महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो, मगर कौन? अंधेरे में ये देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इस बला से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मेरे सीने पर भार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं भगवान का नाम ले रहा था, मेरे सीने पर से भार वैसे वैसे कम होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे सीने पर से भार पूरी तरह से खत्म ही हो गया। वजन हटते ही मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और जो दौड़ लगाई तो सीधे वहीं रुका जहां एक दो लोग दिखे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो घर शापित है, किसी औरत के चलते वो घर ऐसा हो गया है, वहां एक रात से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता और वो आदमी लोगों से पैसा लूटने के लिए मजबूर लोगों को उस घर में ले जाता है। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी बताया कि पुरानी मस्जिद यहां से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। काफी देर पैदल चलने की वजह से मैं काफी थक गया था और अब मेरा पूरा शरीर जवाब देने लगा था। एक तो मैं सुबह से भूखा था, ऊपर से पैदल चल चलकर मेरी भूख और बढ़ गई थी। अब अगर मुझे कुछ खाने को ना मिला तो मैं रास्ते पर ही बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे थोड़ी दूरी पर एक ढाबा दिखा। उस ढाबे को देखकर मानो मेरी आंखों में चमक सी आ गई। मैं झटपट चलकर उस ढाबे में गया और उस ढाबे वाले को खाने का ऑर्डर दिया तो उस ढाबे वाले ने कहा, भाई साहब, खाना आने में थोड़ा समय लगेगा। जिस पर मैंने उससे एक बिस्किट का पैकेट लाने को कहा तो 2-4 बिस्किट खाने के बाद मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। अभी मैं उस ढाबे पर बैठकर खाने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जिस पर मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरे बगल में बैठ गया। जिसके बाद उस ढाबे वाले ने उससे भी खाने का ऑर्डर लिया तो उस आदमी का नंबर मेरे बाद था। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, लगता है आप कहीं बाहर से आए हैं भाई साहब। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, भीमपुर से। और आप? इस पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं भी भीमपुर का ही रहने वाला हूँ। आगे उस आदमी से बातचीत करने पर पता चला कि वो मेरे ही घर के आसपास का रहने वाला है, जो 2 साल पहले यहाँ एक चाय के बागान में मैनेजर के पद पर काम करने आया था, मगर अब वो उस काम को छोड़ चुका है। मगर कोई इंसान इतना अच्छा काम क्यों छोड़ेगा?
मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं जब वहाँ काम करता था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिस कारण मुझे वो काम ही छोड़ना पड़ा, और आज भी उस घटना को याद करके मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से 2 साल पहले मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक चाय के बागान में मैनेजर के पद पर काम करने आया था। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, सारे कर्मचारी बात भी मानने लगे थे। बागान के मालिक ने मुझे रहने के लिए बागान में ही एक घर दिया था, जिसमें रहकर मैं रात को सारे बागान की देखरेख भी कर सकूं। बागान से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव था, जहां बागान में काम करने वाले सारे कर्मचारी रहा करते थे, और आसपास घने जंगल और एक काफी सालों से बंद पड़े घर के अलावा कुछ भी नहीं था। वो घर काफी सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से काला पड़ चुका था। खैर, ऐसे ही एक रात मैं खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा तो काफी थक जाने के कारण नींद ने मुझे तुरंत ही आगोश में ले लिया। फिर मेरी आंख किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज से खुली, तो इतनी तेज हंसने की आवाज को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस बागान में कौन होगा। यहाँ तो दूर दूर तक मेरे अलावा कोई नहीं रहता, मगर वो हंसने की आवाज लगातार आए जा रही थी। तो मैं अपने बिस्तर पर से उठा और टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकला, तो बाहर दूर दूर तक घने अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। इतने घने अंधेरे में बागान के अंदर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने यहीं खड़े खड़े चिल्लाकर आवाज लगाया, कौन है, कौन है यहाँ पर? मेरे चिल्लाने से वो हंसने की आवाज बंद हो गई, तो मुझे लगा शायद कोई मजदूर पीकर यहाँ आ गया होगा, जिसके बाद मैं वापस से अपने कमरे में आकर सो गया। ऐसी ही अगली रात मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी मुझे वही हंसने की आवाज फिर से सुनाई पड़ी। इस बार उस हंसने की आवाज को सुनकर मुझे हैरानी से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो अब मैंने टॉर्च के साथ साथ एक डंडा लिया और सीधे उस आवाज की तरफ चलता बना। मैंने टॉर्च की मदद से काफी जगहों पर ढूंढा, मगर वो हंसने की आवाज किसकी है और कहां से आ रही है ये मुझे पता नहीं चला, मगर वो हंसने की आवाज लगातार सुनाई पड़ रही थी। अब उस आवाज को सुनकर मेरे सर में दर्द सा होने लगा, मानो वो आवाज मुझे काटने को दौड़ रही हो। किसी तरह से मैं अपने कमरे में आया और पूरी रात जागकर ही बिताई। तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि ये हंसने की आवाज कहीं उस बंद पड़े घर में से तो नहीं आ रही। जिस पर मैं कर्मचारियों से उस घर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज से 30-35 साल पहले उस घर में 2 भाई रहा करते थे। छोटा भाई पागल था, तो उसे ऊपर के कमरे में बांध कर रखा जाता था और उसके लिए एक देखरेख करने के लिए नौकर भी था। एक दिन बड़ा भाई किसी काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था, तो पता नहीं किसी तरह से उस छोटे भाई की बंधी हुई रस्सी खुल गई और वो उस नौकर के अकेले पाकर उस पर हमला कर दिया। तो नौकर ने भी अपने बचाव में उस पागल पर वार किया, जिसके एक दिन बाद बड़े भाई ने आकर देखा कि वो दोनों मरकर पड़े हुए हैं, यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। जिसके बाद बड़े भाई ने भी इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस कर्मचारी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आवाज उसी घर में से आती है। फिर रात होते ही वो आवाज फिर से सुनाई पड़ी, मगर इस बार मैं बागान की तरफ ना दौड़कर सीधे उस घर की तरफ दौड़ गया।
तो उस घर के करीब पहुंचते ही आवाज और तेज हो गई, जिसके बाद मैं समझ गया कि आवाज यहीं से आ रही है। तो मैं झट से उस घर के अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ी चढ़कर जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल ऊपर एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और वही आदमी जोर जोर से हंस भी रहा था। उस आदमी को देखते ही मुझे पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और वो भी उस पागल भाई का भूत। इतना सब देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां और रुक सकूं, जिसके बाद मैं सीधे भागता हुआ बगल के गांव पहुंचा और सुबह ही उस नौकरी को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।